आज की डेट में आप हमारे जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, अगर आप उनको नोटिस करोगे, क्या जबरदस्त रिटर्न दिए। 2020 के बाद तो आप देखिए अमेजिंग करेक्शन ही तो आया था 45% का, और आप देखिए कहाँ स्टॉक मार्केट पहुंच गए। क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, जब गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं कर रखा, जिसका अंडरलाइंग ही नहीं है, उसका ट्रेड कैसे करोगे आप? तो इनकम लेकर आओ या इनकम जनरेट करो बिजनेस से, जॉब से, और उनकी वाइफ उसको फिर लर्निंग के बाद इन्वेस्ट करेंगी और उसको ग्रो करेंगी। हम लोग ये कहते हैं भाई आप स्मॉल कैप से अपनी जर्नी स्टार्ट ना करो, स्पेशली एचएनआईज को, कि उनको अल्ट्रा एचएनआई तक जाना है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत होता है। बल्कि कई बार मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग ना मतलब रेड लाइट पे, कई बार मैं देखता हूँ बाइक पे खड़े हो जाते हैं, तो कुछ नहीं तो मॉर्निंग टाइम में स्टॉक मार्केट ही स्क्रॉल करते रहते हैं। ये सब चीजें मतलब इसलिए क्यों वो लोग मल्टी फोकस होकर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो एचएनआई क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो का ना इंश्योरेंस लेके रखता है। इंश्योरेंस का मतलब है अगर मेजर गिरावट आ गई मार्केट में तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। आप हर बॉल पे अगर छक्का मारने की कोशिश करोगे ना, तो दोस्त आप एचएनआई नहीं बन सकते। नमस्कार, बाजार के माहिर के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारी जैसे कि हर बार यही कोशिश रहती है कि हम मार्केट के आपको ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ मिलाएं जिनको मार्केट का काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा हो, और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको सिखा पाएँ कि आपको मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कैपिटल को कैसे गेन कर सकते हैं, और जो आपके पास पैसा है उसको आप कैसे इन्वेस्ट करके उसको ग्रो कर सकते हैं। और आज इसी पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं विजय कौशिक सर, जिनको मार्केट का 20 सालों का एक्सपीरियंस है, और इन 20 सालों में उन्होंने जो काम किया है वो किया है एचएनआईज के साथ में। और एचएनआईज के साथ में जब काम करते हैं ना, तो सबसे बड़ा इशू जो आता है वो आता है कि वेल्थ प्रोडक्शन पे। और जो आज ये पॉडकास्ट हम करेंगे ये पूरा वेल्थ प्रोडक्शन पे, आपकी वेल्थ गेन पे, और जो मार्केट में क्रैश आता है, मार्केट में डिप आती है, उससे कैसे बच के आप अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर पाएँ, उसको ग्रो कर पाएँ, एंड उसको बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाएँ। तो बात करते हैं इसी पॉडकास्ट में सर से, जानते हैं सर की जर्नी और वो ट्रिक्स, वो स्ट्रेटजीज जो सर ने यूज़ करके अपने क्लाइंटों को भी प्रॉफिट करा है, और वो खुद भी अप्लाई करते हैं उन चीज़ों को। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं सर एकदम बढ़िया। जब सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जब आप स्टॉक मार्केट में आए, मतलब आपको 20 सालों का एक्सपीरियंस है, और 20 सालों का एक्सपीरियंस में हम देखा जाए तो लास्ट 20 सालों में 2-3 क्रैश भी आए हैं, 2-3 बड़े-बड़े डिप भी आए हैं मार्केट में, और बहुत सारे जो मार्केट में इवेंट्स होते हैं वो भी आपने देखे हैं। तो उन इवेंट्स का क्या चैलेंजेस रहा, और जब आपने स्टार्ट किया तो वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए सागर, होता क्या है कि इवेंट होने के बाद ना बड़ा आसान होता है उसके बारे में बात करना, राइट। उसके बारे में आर्टिकल लिखना, उस पर कोई भी कमेंट्री करना बहुत आसान होता है। बट इवेंट होने से पहले क्या कोई बता सकता है ये इवेंट कब होगा, इस इवेंट की वजह से कितनी बड़ी करेक्शन आएगी? ये बात तो कोई भी नहीं बता सकता। नहीं बता तो दोस्त, इसीलिए मेरे को क्या लगता है कि सभी को इस टाइप की तैयारी करनी चाहिए कि इवेंट आने से पहले या किसी भी तरीके का इवेंट अगर आ जाए तो वो हमेशा उससे बचे रहें। अब वो चाहे 2008 का करेक्शन हो, 2020 का करेक्शन हो, या आने वाले टाइम में इससे भी बड़ा या कोई नए तरीके का करेक्शन आ जाए किसी भी वजह से, तो वो आप उसके लिए पूरी तरह तैयार रहने चाहिए। तो मैं अब ना जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको यही बताता हूँ कि भाई आपको ना हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। 2008 में जो करेक्शन आया था, वो पहले 9:55 पे मार्केट खुलता था, वो 5-10 मिनट में ही मार्केट खुलते ही करेक्शन आ गया था। तो अभी तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने वो करेक्शन पता ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको उस लेवल तक की भी तैयारी करनी पड़ेगी, या अगर गैप डाउन नहीं हो जाए पूरा, तो आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहने ही चाहिए। तो क्या स्ट्रैटेजी है? तो मेरे को क्या लगता है कि आपको वो पूरी तरीके से अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ओके। और सर, जब आपने 20 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्टॉक मार्केट में, तो कैसे कैसे स्टार्ट की थी आपने? क्या चैलेंजेस रहे थे उस टाइम पे? देखिए, मैंने ना पहले स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस कर लिया था स्टॉक मार्केट में, मगर एक मेरी लाइफ में बहुत अच्छा बात ये हुई कि मेरे को ना एक कंपनी से ऑफर आया जॉब का। उनको एक रीजनल हेड की ज़रूरत थी, और वो कंपनी ना स्टॉक एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बनाती है। तो मैंने एज ए रीजनल हेड ज्वाइन कर लिया वहाँ पे, और पहले साल ना वहाँ पे सॉफ्टवेयर बिका ही नहीं। मेरा काम था सेल्स बढ़ाना, मगर बिका ही नहीं। और इस कंपनी के मेरे ज्वाइनिंग से पहले 4 ही क्लाइंट थे, और 1 साल के बाद ऑलमोस्ट 4-5 ही क्लाइंट थे, तो बिल्कुल भी सेल्स नहीं हुई। क्योंकि ना नॉर्थ इंडिया के अंदर ना लोगों को स्ट्रैटेजीज, स्टॉक एनालिसिस के बारे में ना ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी। तो
मैंने फिर इससे पहले वो मेरे से सवाल पूछते, मैंने उन्हें बता दिया भाई कोई ऐसी खास सेल्स नहीं हुई है। तो उन्होंने एक डिसीजन ये लिया कि उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग दी स्टॉक एनालिसिस की। इवन मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, हमें सॉफ्टवेयर तो ठीक है चलाना आता था, बट उसको यूज़ कैसे करना है वो हमें भी नहीं पता था। फिर उन्होंने मुझे नॉलेज दी और मेरे को एक फ्री हैंड दिया कि लोगों को आप सिखाओ। तो हमने फिर लोगों को सिखाना चालू करा, लोगों को अवेयर कराना चालू करा। मगर हुआ क्या कि सिखाने के बाद भी ना वो एक तरीके का पुश था कि हम कहते थे भाई आप डेमो देखो, स्ट्रैटेजी सीखो, इम्प्लीमेंट करो, डिसीजन को इम्प्रूव करो। तो वो कहीं ना हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे कि फिर बाद में हम इससे पूछते थे, भाई कहते हैं ना जो बोलेगा वही कुंडी खोलेगा। तो वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट थे कि सर आपने बताया, आप ही बताओ। मगर वहीं पे ना मेरी ज्वाइनिंग से पहले जो 4 क्लाइंट थे, इसी तरीके के हमने ना कुछ क्लाइंट 2010 तक और जोड़ लिए थे। तो दोस्त ये लोग ना हमें बाद में पता चला ये सब लोग ना हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, मतलब HNIs है। अब देखो HNIs की ना एक खासियत होती है, वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाता है, एनालिसिस खुद करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करता है। तो ये सब करते हुए तो उसे चैलेंजेस भी आएंगे, प्रॉब्लम भी फेस होगी। अब मेरा रोल वहां पे आता था फिर जब उसको प्रॉब्लम आ रही है एनालिसिस में या ब्रेनस्टॉर्मिंग में या स्ट्रैटेजीज बनाने में, तो उनको भी तो एक टेक्निकल बंदे की जरूरत थी। तो वहां पर मेरा रोल आता था, हम उन्हें फिर वहां पे हेल्प करते थे स्ट्रैटेजीज बनाने में, इंप्लीमेंट करने में, बैक टेस्ट करने में। अब यहाँ पे ना मेरे पे 2 कैटेगरी थी, एक जिनको हम पुश कर रहे हैं, आप सर सॉफ्टवेयर देखो, स्ट्रैटेजी ये सीखो फिर लगाओ। एक बंदा हमें अप्रोच कर रहा है, वो कह रहा है आप मेरे लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, मुझे हेल्प करो। तो फिर 2010 तक मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ HNIs को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए ये लोग ना खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं, खुद स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। प्रॉब्लम आती है मगर फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सोल्यूशन बनाते हैं। और फिर धीरे धीरे करके जब मैंने 2010 में ये डिसाइड करा कि मैं इन्हीं को पढ़ाऊंगा, तो मैं जिस कंपनी में गया तो मैं इन्हीं को ही सर्विस देता था, इन्हीं को ही पढ़ाता था। और 2006 से लेके 2016 तक मैंने जॉब करा। और मैंने ड्यूरिंग दिस पीरियड इतने HNIs के साथ डिस्कशन करा उनके स्ट्रैटेजीज पे कि धीरे धीरे उस 10 सालों के अंदर ना एक पूरा सिस्टम ही बन गया जो एक HNI को अल्ट्रा HNI बना सकता है। तो इस तरीके से ये पूरी जर्नी बनी है। तो सर जैसे अभी आपने 2 वर्ड लिए, HNIs एंड अल्ट्रा HNIs, ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों होते क्या हैं? देखिए एक्चुअल में तो वैसे 3 कैटेगरी होती है, एक तो रिटेलर, एक HNI और तीसरा हैगा अल्ट्रा HNI। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNIs जिनके पास 5 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, वो लोग HNIs हैं। और जिनके पास 25 करोड़ रुपए का मिनिमम पोर्टफोलियो है, तो वो अल्ट्रा HNIs है इंडिया में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये एक डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और अगर हम इसको ग्लोबल उसके हिसाब से देखा जाए तो देखिए अगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करते हैं, तो अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए का मिनिमम पोर्टफोलियो है तो वो HNI है, और 250 करोड़ का जिस पे पोर्टफोलियो है वो अल्ट्रा HNI है। ओके तो सर जब आप HNIs के साथ काम करते हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन और माइंडसेट रिटेल ट्रेडर से कैसे अलग हो जाते हैं? देखो मैं बता देता हूँ, एक बड़ा एग्जाम्पल के साथ मैं बात करता हूँ और मार्केट का ही एग्जाम्पल लूंगा। आपने देखा होगा मार्केट में करेक्शंस आती रहती हैं। अब मान के चलो 1% गिरावट आ गई, 2%, 3%, 5%, रिटेलर तुरंत निकल जाता है उसमें से। हाँ। मगर HNI क्या करता है वहां पे? अच्छा वो निकलता क्यों है, पहले रिटेलर इस पे भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। उसको ये लगता है कहीं ये जो छोटी छोटी गिरावटें आई हैं ना, या जो ये गिरावट आ रही है, ये ना बड़ी गिरावट में ना कन्वर्ट हो जाए। अब जैसे मान के चलो उसको लगता है 2008 जैसी 65% गिरावट ना आ जाए, 2020 जैसी करीब करीब 45% गिरावट ना आ जाए, तो उसको लगता है कि जैसी मार्केट में एक शार्प फॉल आता है तो उसको वही डर आने लगता है कि यार ये बड़ी गिरावट में ना कन्वर्ट हो जाए, और वो तुरंत बेच देता है। हाँ। तो इसलिए बाय सेल उसका चलता रहता है और वो इसलिए कॉन्फिडेंस उसका गेन नहीं होता और वो कभी HNI अल्ट्रा HNI नहीं बन पाता। अब दूसरी तरफ अगर मैं HNIs की बात करूं तो HNI क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। वो क्या करता है, अपने पोर्टफोलियो का ना इंश्योरेंस लेके रखता है। अब होता क्या है, उसने इंश्योरेंस का मतलब है अगर मेजर गिरावट आ गई मार्केट में तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। तो दोस्त छोटी मोटी गिरावटें तो आती रहेंगी, और मेजर गिरावट से आपने अपने आप को, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट कर लिया, तो दोस्त अब तो केवल अपसाइड ही आपकी है ना।
इसको मैं एग्जांपल्स के साथ भी एलोबरेट कर देता हूं। अब मान के चलिए किसी एचएनआई का करीब करीब 10 करोड़ रुपए का आज की डेट में पोर्टफोलियो है और मार्केट में 2008 जैसी 65% की गिरावट आ गई। इसका मतलब है 6.5 करोड़ का नोशनल लॉस हो रहा है, 3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया। अब इस 6.5 करोड़ में अगर उसके पास इंश्योरेंस है तो उसको करीब 5.5 करोड़ रुपए वापिस आ जाएंगे थ्रू इंश्योरेंस। अब स्ट्रेटेजी ये बताई जाती है उसको, अब तू क्या कर, ये 5.5 करोड़ को तू री इन्वेस्ट कर दे उस बॉटम पे। और देखिए वहां से 2008 का अगर मैं बॉटम बताऊं तो करीब 2200 का बना था और आज मार्केट 22,000 से ऊपर है, तो 10 गुना तो हो गया। राइट। तो आपको 5.5 करोड़ मिले, 3.5 करोड़ का पोर्टफोलियो रह गया था 9 करोड़ रुपए। 9 करोड़ अब वो आपने री इन्वेस्ट करा तो 9 करोड़ का आज जो पोर्टफोलियो है दोस्तों आज की रेट में वो 90 करोड़ हो चुका है। उस बॉटम पे जो आपने री इन्वेस्ट करा था वो एक्चुअल में आपको उसने रिवॉर्ड दिया है। कई बार होता क्या है सागर की, बहुत से लोग मिलते हैं मेरे को बोलते भी हैं कि विजय ये बॉटम तो हमने भी पकड़ लिया था 2008 वाला 2020 वाला। मैंने कहा ओके, पैसे कितने लगाए थे? वहां पर ऑलमोस्ट लोग ज्यादा बड़ा आंसर नहीं दे पाते क्योंकि मुझे पता है वो या तो सैलरीड है या बिजनेस में है, और वो उस वक्त पैनिक की सिचुएशन में बिजनेसमैन तो बड़ा पैसा कभी लगाएगा ही नहीं। और अगर जॉब वाले से बात करी जाए कितना पैसा लगा देगा आप बताओ? चलो मान लो किसी की 1-2 लाख रुपए महीने सैलरी भी है, कितने पैसे लगा देगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके पास सेविंग होती है आज के टाइम पे, एक जॉब पर्सन के पास ना लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लाइबिलिटीज को देखते हुए वो 1-2 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है। अब वो 2 लाख रुपए मैं कह रहा हूँ 10 गुना हो भी गए, 20 लाख रुपए तो बने, ये वेल्थ थोड़ी ना है। पैसे कितने, अब मान के चलो दूसरी तरफ बंदा जिसकी एचएनआई का मैंने एग्जांपल दिया उसने 5.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा है, अब आप देखिए वो 90 करोड़ पे पहुंच गया। तो देखिए ये ना कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी आपको एक जादू मंत्र है, कुछ नहीं है। ये केवल स्ट्रैटेजिकली आपको चलना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करके, और जैसे ही बड़ा एक मूव आएगा बड़ी करेक्शन के बाद तो आप अल्ट्रा एचएनआई बन जाओगे। तो कहने का मतलब है स्ट्रैटेजीज हैं सारी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जादू मंत्र है। और मैं एक बात और बता देता हूं, ये सब चीजें ना फैक्ट है, कोई हवा में बात नहीं हो रही। मुझे पता है ये वाला पॉडकास्ट सेबी भी देखेगी, एनएससी भी देखेगी, तो ऑन कैमरा ये बताया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को ना इन चीजों पे शुरुआत में विश्वास नहीं होता। राइट। या तो सर एक जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में मोस्टली लोग जो हैं वो रिटेलर ही हैं, एचएनआईज तो बहुत ही कम है। राइट। बट एक रिटेलर को अगर एचएनआईज बनना है तो उसको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि वो अपना पोर्टफोलियो 1 लाख, 5 लाख से 10 लाख से वो 5 करोड़ तक लेके जाए? दोस्त सबसे पहले ना उसको हर बॉल पे छक्का मारना ये बंद करना पड़ेगा। क्रिकेट के अंदर होता है ना भाई, चलो सबसे बढ़िया शॉट सिक्सर होता है। आप हर बॉल पे अगर छक्का मारने की कोशिश करोगे ना तो दोस्त आप एचएनआई नहीं बन सकते, क्योंकि एचएनआई का टारगेट है उसको मैच जीतना है। हर बॉल पे छक्का मार के मैच नहीं जीतना। आप ना क्विक गेंस चाहते हो, ऐसा नहीं होगा कि आपको लूज बॉल ना आए, लूज बॉल आएगी तब आप एक बड़ा हिट करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्रिकेट के अंदर ना 6 रन सबसे ज्यादा बन सकते हैं एक ही बॉल पे। राइट। मगर अगर आपको स्टॉक मार्केट में बड़ी लूज बॉल आ गई तो आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा रिटर्न आ सकता है। तो अपनी बारी का वेट करो। मगर एक बात और भी है, ज्यादातर लोग ना सागर 1 या 2 स्ट्रैटेजीज पे डिपेंडेंट रहते हैं। स्टॉक खरीद लिया, बढ़ गया बेच दिया, या शॉर्ट सेल कर दिया, ऊपर से नीचे शॉर्ट कर दिया। मगर एक बात बताओ, अगर आपने बहुत बड़े टारगेट्स डिसाइड कर रखे हैं, मान के चलो आपने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको सारी स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए। बिल्कुल लास्ट ओवर में भी हो सकता है बहुत इमेंस प्रेशर हो, 6 बॉल पे हो सकता है 20 रन, 30 रन, 50 रन मारने हो, उस प्रेशर में भी आप मैच को जिताएं। उस लेवल की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, माइंडसेट सब कुछ तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपके बड़े नॉर्मल से टारगेट है, केवल फिटनेस के लिए क्रिकेट खेलना है या 2-4-5 हजार रुपए रोज कमाने हैं तो बात अलग है। मगर दोस्त बड़ा वेल्थ बनाने का टारगेट सेट करा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जैसा लेवल आपने डिसाइड करा है, तो आपका माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, प्रोसेसेस सब कुछ बदल जाएगा, इवन रूटीन भी। ओके। या तो उन लोगों को जो आपका जो क्वेश्चन था कि भाई क्या अडॉप्ट करना चाहिए, हर बॉल पे एक तो छक्का मारने की कोशिश ना करें, इसको प्रॉपर तरीके से सीखें और कुछ ना कुछ हर महीने इन्वेस्ट करते रहे, और मेरे हिसाब से वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। ठीक है सर, जब एचएनआई क्लाइंट इन्वेस्ट करते हैं तो उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है, वेल्थ प्रिजर्वेशन या फिर वेल्थ मल्टीप्लिकेशन? सागर दोनों होता है
मेरे हिसाब से वो एक राइट मिक्स में चलते हैं। भाई ग्रोथ तो देनी ही है, मल्टीप्लाई तो करना ही है, मगर उसको ना प्रोटेक्ट भी करना है, प्रिजर्व भी करना है। जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो पैनिक आएगा। मान के चलो आपने 10 करोड़ का आज वैल्यू 3.5 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़ रुपए का नॉशनल लॉस हो रहा है, तो पैनिक तो आ जाएगा ना किसी को भी। मगर इंश्योरेंस है तो क्या पैनिक है, क्या पैनिक है। तो आपको ना एक ना राइट मिक्स के साथ चलना पड़ेगा। राइट मिक्स का मतलब है प्रोटेक्शन भी है और साथ के साथ ग्रोथ भी है। ओके या क्या HNI क्लाइंट भी इमोशनल डिसीजन लेते हैं मार्केट में, या फिर सिस्टम कंप्लीटली डाटा ड्रिवन होता है? देखो पहली बात तो होते तो ह्यूमन ही है, तो इमोशंस तो बाय बर्थ सब में होते हैं। तो ऐसा तो कहना बहुत ही मतलब बिल्कुल गलत होगा कि वो इमोशनली डिसीजन नहीं लेते। मगर वो ये बात समझ गए इमोशंस की वजह से ना भारी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जैसे जैसे समय बदल रहा है वो भी अपने आप को बदल रहे हैं। और वो कर क्या रहे हैं, अब एल्गो को एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। अब वो एल्गो पे आ गए हैं और अपने जो भी उनके लॉजिक्स हैं जिसके बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, अब वो एल्गो के थ्रू पूरा सिस्टम को क्या कहते हैं उसे वेल्थ क्रिएट करते हैं, जिससे कि इमोशंस अब उसके अंदर है ही नहीं। मगर वो पूरा जो एक सिस्टम है ना, वो भी एक पूरा सिस्टम है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। क्योंकि जिस सिस्टम के अंदर एक प्रोटेक्शन भी है और ग्रोथ भी है, वो एक कंप्लीट सिस्टम है, वो एक कंप्लीट सिस्टम है। तो वो क्या करते हैं, सब कुछ एल्गो के थ्रू करते हैं, सब कुछ, जिससे कि इमोशंस का कोई जगह ही नहीं है। वो आराम से मतलब ऑन द सिस्टम रह के चीजों को देखते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है एक ही दिन में पूरा आपका 100% एल्गो बन जाएगा, नो, ये कहना बिल्कुल गलत है। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है चीजों को वो इवॉल्व करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं और एक बहुत अच्छा सिस्टम बना लेते हैं। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? कैपिटल, पेशेंस या फिर विजन? तीनों, बट उनका राइट मिक्स। देखो पैसा तो चाहिए, कैपिटल, पेशेंस आपको तब आएगा जब आप उसके जिस बिजनेस में आप पैसे लगा रहे हो, अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ोगे, उसका फ्यूचर, उसकी विजन है आपके पास कि भाई ये बिजनेस आगे जाके किस बेसिस पे कितना बड़ा हो जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, आज हम इंटरनेट का एग्जांपल लेते हैं। मेरे को लगता है कि आज किसी भी कैटेगरी का बंदा हो, चाहे वो अल्ट्रा रिच हो, HNI हो, अल्ट्रा HNI हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या BPL कैटेगरी का हो, ज्यादातर लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, डेटा भी यूज कर रहे हैं। आगे जाके ये कितने हर बंदे पे जाएगा, जो बचे कुचे लोग हैं वहां तक भी चला जाएगा। तो आपको ना ये वाला विजन होना चाहिए, कैपिटल लगाने के लिए होना चाहिए। और जब आप इस टाइप का विजन सेट करेंगे, डीप डाइव करेंगे, तो दोस्त फिर तो आप पेशेंस रखोगे ही रखोगे ना। और इसीलिए हर करेक्शन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जैसे मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट भी देखे थे, आप ना ज़्यादा HNI फैमिली की वुमेन मेंबर को ही सेलेक्ट करते हैं कि मुझे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो उन्हीं के साथ बेटर हो पाएंगे, तो उसका क्या लॉजिक है आपका? देखो ये मैं बता देता हूँ, इस तरीके का ना सिस्टम मैंने ज़्यादातर ना HNI फैमिली में देखा, और ये ना मैंने नहीं बनाया, पहले तो मैं ये बता देता हूँ। ये ना मतलब ये कल्चर मैंने ये देखा है HNI फैमिलीज़ के अंदर ना, जैसे मान के चलिए कि हस्बैंड जो है पूरी तरीके से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है या वो जॉब में किसी अच्छी जगह प्लेस्ड है। अब देखो अगर बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह फोकस्ड है, पूरा बिजनेस पे ध्यान दे रही है। जॉब से बड़ी अच्छी इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, तो वो जॉब पे पूरी तरह उन्होंने अटेंशन दे रखी है। अब दोस्त अगर वही बंदा अपना अगर वेल्थ क्रिएशन में भी लग जाएगा, आपको तो रीडिंग यहाँ पे भी करनी है, फोकस यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब वो मल्टी फोकस होकर आप चीजें अचीव नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो वो ये देखता है कि अब देखो एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देता हूँ, HNI फैमिलीज में ना कुछ एडवांटेजेस तो होते हैं। जैसे घरों के अंदर जैसे आपने देखा होगा सर्वेंट्स हैं, मेड है, कुक है, शेफ है, ड्राइवर है, वो सब तो होते हैं। और वुमेन ज़्यादातर एजुकेटेड होती हैं, जॉब पे जाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब पैसे की वजह से। तो अब उन पर टाइम होता है, मगर एजुकेटेड भी हैं, टाइम भी है, बाकी घर में सर्वेंट सारा काम कर देते हैं। तो वो उनके हस्बैंड और वो मिलके ये प्लान बनाते हैं कि भाई आप तो इनकम लेकर आओ या इनकम जनरेट करो बिजनेस से, जॉब से, और उनकी वाइफ उसको फिर लर्निंग के बाद इन्वेस्ट करेंगी और उसको ग्रो करेंगी। तो एक तरीके की ये टीम बन जाती है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है, एक ना क्वालिटी डिस्कशन होता है फैमिली में, डिनर टेबल पे, वीकेंड्स पे एक क्वालिटी डिस्कशन होता है। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि छोटी मोटी बातों पे डिस्प्यूट हो जाते हैं, राइट। तो वो डिस्प्यूट ये एक टीम वर्क हो जाता है। और इसका एक बहुत हिडन एडवांटेज बताऊं आपको मैं सागर जी, जब हस्बैंड वाइफ एक क्वालिटी डिस्कशन कर रहे हैं
तो यही चीज ना बच्चे भी सुन रहे हैं। देखो अगर बच्चे लड़ाइयाँ सुनते हैं ना तो ये डिस्कशन भी सुनते हैं। और क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि अगर आप आज जो सुन रहे हो उसका इंपैक्ट बच्चों के माइंड पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बच्चे वहां पर हैं, हर रोज सुन रहे हैं डिसीजंस के बारे में और उनके रिटर्न्स के बारे में। तो जब आप ये लेगेसी क्यों बनाते हैं, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बनाते हैं और कभी ना कभी तो हम उनको देंगे ये पूरी विरासत को। जब ये विरासत दी जाती है विदाउट नॉलेज तो दोस्त इसका मिसयूज होता है। मगर HNI's फैमिली में वो इसको पहले नॉलेज ट्रांसफर करते हैं अपने बच्चों में और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली इसको वेल्थ को ट्रांसफर करते हैं, जिसका वो एक बेस्ट यूज कर पाते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा उनके पेरेंट्स ने इसको ग्रो करा है, बच्चे वहां से आके लेके जाते हैं इसको। और यहाँ पे ना मैं एक और बात बताता हूँ, क्यों रिटेलर ही फंसा रहता है पता है आपको? होता क्या है, वो बंदा एक ना वो सारे काम कर रहा है अपने लाइफ में, जॉब भी कर रहा है, जॉब में भी 10 काम करने पड़ते हैं, घर पे भी सारे काम, मतलब ज्यादातर घर के हाउस होल्ड वर्क, जैसे वाइफ अगर घर का काम देख रही है तो वो बाहर का काम देख रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ाना है और ऑफिस भी देखना है, आना जाना भी है, दुनिया भर के काम वो ही कर रहे हैं। बल्कि कई बार मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग ना मतलब रेड लाइट पे कई बार मैं देखता हूँ कि वो बाइक पे खड़े हो जाते हैं तो कुछ नहीं तो मॉर्निंग टाइम में स्टॉक मार्केट ही स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये सब चीजें मतलब इसलिए क्यों वो लोग मल्टी फोकस होके आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर बड़ा अचीव करना है तो बेटर है HNI फैमिली से लर्निंग लें और अगर आप फोकस्ड होके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मुझे लगता है बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। ओके तो वुमेन इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस मैन से कैसे डिफरेंस हो जाता है? मतलब आप मतलब कुछ स्टडीज भी हैं, बट आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो मैन है और जो वुमेन है उनका जो माइंडसेट है वो कैसे डिफरेंस हो जाता है इन्वेस्टमेंट के उस पे? देखिए मैं ना एक कॉमन चीज़ें देखता हूँ वुमेन में। होता क्या है, जब भी उनसे ओरिएंटेशन के टाइम पे बात होती है ना, जैसे मतलब ट्रेनिंग के लिए, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन है मैं कर लूँगी। उनके अंदर ना एक डर होता है, क्या मैं कर लूँगी, क्या मैं इतनी बड़ी वेल्थ बना लूँगी, इतना बड़ा पैसा मैनेज कर लूँगी। वो जो डर है ना, मुझे लगता है यही उनकी वेल्थ बनाने के लिए सबसे बड़ा हेल्प करता है, यही फैक्टर। क्यों? जब आपको ना डर होता है ना तो आप फूक के कदम रखते हो, बिल्कुल संभल के चलते हो। और जब एक बार पूरी चीजें समझ जाते हो ना, कॉन्फिडेंस तो होता है, फिर भी फूक के कदम रखते हो, सावधानी से आगे बढ़ते हो। तो मेरे को लगता है सागर, ये मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यही एक ऐसा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं वुमेन को ज्यादा बड़ी वेल्थ मैनेज करने के लिए एक एडवांटेज देता है। और लगता भी ऐसे, मतलब वुमेन में ना नेचुरली रिस्क मैनेजमेंट की लर्निंग ऑलरेडी होती है उनके अंदर। एक तो होती है, वो तो नेचुरल भी है, और दूसरा फिर उन्होंने स्टडी भी कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के बाद जब वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली। कई बार होता है, देखो मैन ना थोड़ा सा रिस्क टेकर होता है, मगर वुमेन थोड़ा सा कंजर्वेटिव तो होती है मगर सोच समझ के आगे बढ़ती हैं। तो इसी बिहेवियर को हमें ना वेल्थ मैनेजमेंट में कन्वर्ट करना होता है। ओके तो ऐसा कोई इंस्पिरेशनल केस है कोई आपके पास जिसमें किसी वुमेन ने एक छोटे कैपिटल को, मतलब HNIs हैं तो 5-10 करोड़ का तो कैपिटल होगा, बट उससे एक बड़ा पोर्टफोलियो बिल्ड किया हो? ओके मेरी एक स्टूडेंट है, गुड़गांव में है, बाई चांस उनके ना हस्बैंड की काफ़ी तबीयत खराब हो गई कोरोना के बाद, और वो अभी तक भी मतलब काफ़ी तबीयत खराब है उनकी। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी थी चीज़ों को लेके, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि उनके हस्बैंड ने ये डिसाइड करा कि भाई तुम ना इन्वेस्टमेंट सीखो, चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल करो, जिससे कि तुम्हें कहीं आना जाना ना पड़े, क्योंकि फैमिली भी देखनी है, वो भी हैं घर पे ही हैं, और उनको खुद भी घर भी मैनेज करना है। तो उन्होंने क्या करा, पूरा इन्वेस्टमेंट लर्निंग सीखा, धीरे धीरे चीज़ों को इन्वेस्ट करके आगे बढ़े, और आज की डेट में मैं ये कह सकता हूँ वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है, इंडिपेंडेंट, और बहुत अच्छे ट्रेड भी करती हैं और इन्वेस्टमेंट भी करती हैं। तो वो जब उन्होंने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, कितने से पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था और कहाँ तक लेके गई अभी तक? कितना उन्होंने करीब 3 करोड़ के आसपास चालू करा था, और आई थिंक 8 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ के आसपास वो पार कर चुके हैं अभी की उसमें। इंडियन सोसाइटी में वुमेन फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन का फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको?
देखो HNI सेगमेंट में तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ हम्म, और वहाँ पर मैं इसको ना मतलब काफ़ी अच्छे स्केल पे बढ़ता हुआ भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि उनके पास एक तो वो एजुकेटेड वुमेन है, हम्म, टाइम का एडवांटेज है क्योंकि घर पे सर्वेंट है, इनकम अच्छी है क्योंकि ऑलरेडी HNI है या हस्बैंड या उनके जो पेरेंट्स हैं वो बड़े बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिकल मूव है कि वुमेन अभी वेल्थ मैनेजमेंट करेंगी और वो इसको ग्रो भी करेंगी। तो HNI लेवल पे तो मैं बड़े चेंजेस देख रहा हूँ। और अगर मैं रिटेल के बारे में बोलूँ तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को कि आप ना सारे काम खुद मत करो। मैं इनको कहना चाहता हूँ, मेल्स जितने भी हैं, हम्म, जितने भी जेंट्स हैं, उनको ये बोलना चाहता हूँ आप सारे काम खुद मत करो। आप अपनी वाइफ को इसकी ट्रेनिंग दिलवाओ और उनको जो भी पैसा आप लगाना चाहते हैं उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप जो भी पैसा लगाना चाहते हैं उनको दो, वो इसको ग्रो करेंगी। और मुझे ऐसा लगता है आपका ध्यान अर्निंग्स पे होगा, उनका ध्यान सेविंग्स और उसको ग्रो करने पे होगा, एक टीम में काम होगा। और मुझे लगता है जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वुमेन का क्या रोल होगा, आप ये देखेंगे फिर वुमेन एम्पावरमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन हम उसको एग्जीक्यूट होते हुए देख पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि एक औरत, एक वुमेन एक मकान को घर बना देती है, राइट, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट को, पैसे को वेल्थ बना देती है। पैसे को वेल्थ बना देती है आपकी। करेक्ट, सही बोल रहे हैं। मल्टी बैगर जो स्टॉक्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप? और आपका पर्सनल फ्रेमवर्क क्या होता है इसमें? फंडामेंटल होता है, थीम होता है, या फिर कोई सेक्टोरियल होता है, या फिर प्रमोटर का कोई इफेक्ट आता है उसमें? हम लोग ये कहते हैं भाई आप स्मॉल कैप से अपनी जर्नी स्टार्ट ना करो, स्पेशली HNIs को, हम्म, क्योंकि उनको अल्ट्रा HNI तक जाना है क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत होता है। हम्म, अब मगर जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर ना स्पेस नहीं बचता कि वो आगे यहाँ से भी और 100x के रिटर्न दें। तो अब बचा क्या? मिड कैप। मिड कैप स्मॉल कैप से तो ऊपर आ चुके हैं, हम्म, कहीं ना कहीं वो रिस्क तो अब खत्म हो जाता है। अब उनके पास ना स्पेस बहुत होता है ग्रो करने के लिए। हम्म, तो हम ये कहते हैं आपको अपनी जर्नी मिड कैप से स्टार्ट करनी चाहिए और आपको जो कुछ बातें ध्यान रखनी है वो ये देखना है ये बिजनेस कब तक आपको लगता है कि ये स्केल होगा, कितना स्केल लगता है, क्या ये बिजनेस हर बंदे तक पहुंच जाएगा, क्या ये प्रोडक्ट या सर्विसेज हर बंदे तक हो जाए पहुंचेगी, क्या ये उसकी ज़रूरत है, डेली नीड है। अगर हाँ तो मुझे लगता है वो एक ऐसे फैक्टर्स है जो कहीं ना कहीं आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मल्टी बैगर हंटिंग का रियलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर वो जो भी बिजनेस पिक कर रहे हैं, और देखिए मैं बार बार हमेशा यही बोलता हूं, आप शेयर ना पिक करें, आप बिजनेस पिक करें। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वैसे तो जब आप बिजनेस पिक करते हैं ना तो आप ये सोचिए कि बॉस ये बिजनेस आने वाले कुछ सालों में कितना स्केल हो सकता है। स्केलेबिलिटी इज द मेन की। क्या वो रिकरिंग प्रोडक्ट है? अगर हाँ तो मुझे लगता है कि ये की फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टॉक्स को 1 का 10 और 10 का 100 होने में। ओके, तो सर उसका अप्रोच क्या, एक स्टॉक जो मल्टी बैगर बनता है मिड कैप से वो लार्ज कैप तक का जो सफ़र होता है उसका, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे 5 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके उन स्टॉक को एक रिटेल इन्वेस्टर पिक कर सके? देखिए इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि क्या लोगों की इस प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी है। हम्म, अगर है तो दोस्त फिर तो आप फिर आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आपने राइट बिजनेस पिक करा है। हम्म, बस ये दो मेन फैक्टर जो हैं, अगर वो स्केलेबल है हम्म, और डिपेंडेंसी है लोगों की, तो मुझे लगता है कि फिर तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। मतलब वही 100 का 1000 और 1000 का 10,000 भी बन सकता है। मगर आपको ये 2-3 फैक्टर तो ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। सबसे पहले लोगों की डिपेंडेंसी इस प्रोडक्ट या सर्विसेज पे, क्या वो स्केलेबल है और आप प्रोडक्ट समझते हो या नहीं समझते हो। अगर देखिए कोई भी बंदा बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर रहा है हम्म, कि भैया उस कंपनी को फलाना ऑर्डर मिल गया, उसको ढिमका ऑर्डर मिल गया, ठीक है ये फैक्टर्स होते हैं, मगर केवल इसी के बेस पे आपने केवल इंफॉर्मेशन ले ली। हम्म, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। तो वो पहले ना उस इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करिए, तब आप एक बड़ी वेल्थ बना पाएंगे। नहीं तो दोस्त इंफॉर्मेशन से वेल्थ तो नहीं बनेगी। हो सकता है कुछ 1000 रुपए बन जाएं आपके कुछ ट्रेड्स में। ओके। या तो जो एचएनआईज होते हैं, तो क्या ये भी ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, या फिर ये इन्वेस्टमेंट की तरफ ही ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं? ऐसी बात नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं करते और ये ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, हम्म, मगर ये ना चीज़ों को एक राइट मिक्स
में लेके चलते हैं। राइट मिक्स का मतलब है मेजर पोर्शन इन्वेस्टमेंट्स में है, दूसरा एक्टिव ट्रेडिंग में है। एक्टिव ट्रेडिंग का मतलब है कहीं पर बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई, मान लीजिए कोई मेजर करेक्शन आ गया, तो बड़ा फंड डिप्लॉय कर देंगे महीने, 2 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए, तो वो एक अच्छे रिटर्न्स दे देता है। और दूसरी बात, ये ऑप्शन ट्रेड तो करते हैं बट एल्गो के थ्रू करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, इमोशंस तो हर बंदे में है ना, और HNIs भी तो ह्यूमन बीइंग है, राइट। और ह्यूमन बीइंग्स में इमोशन होना एक लाजमी बात है। हाँ। मगर वो इसकी डेप्थ को समझते हैं कि अगर मैं इमोशनली ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकता हूं और गलतियां कर सकता हूं। तो क्या करें, अपने लॉजिक्स बनाएं, उनको इंप्लीमेंट करने से पहले बैक टेस्ट करें, कन्विंसिंग रिजल्ट है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली एल्गो के थ्रू आप अपना ट्रेड स्टार्ट करें, और जब 6 साल 2 साल में इसके अच्छे रिटर्न्स आए तो मुझे लगता है कि फिर आपको अपना जो भी कॉर्पस है वो बढ़ाना चाहिए, फिर एल्गोस को मैनेज करेगी। ओके। या आपके एक्सपीरियंस में एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर के 3 नॉन नेगोशिएबल हैबिट क्या होनी चाहिए? ओके, मैं पहले सागर इसमें ट्रेडर्स के लिए आंसर करूंगा, उसके बाद मैं इन्वेस्टर्स के लिए आंसर करूंगा। ठीक है। ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब है वो क्विक मनी चाह रहे हैं, और कोई भी मूव अगर आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उसको एनकैश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले उसको बैक टेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। और मैं इसमें भी एक डीप डाइव करना चाहता हूं, आपको पहले उसका फॉर्मूला भी समझना चाहिए। अगर आप मान के चलिए टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो दोस्त जो भी स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसका पहले फॉर्मूला तो समझो। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझिए, उसके बाद उसका बैक टेस्ट करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं आपको बात बताऊं, इसको बैक टेस्ट करने के बाद इसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे उसको ऑप्टिमाइज भी करिए, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जब आप उनको ऑप्टिमाइज करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आप क्या करिए, स्लोली और ग्रेजुअली अपना फंड को बढ़ाइए। अभी तो आपने बैक टेस्ट में रिजल्ट देखे थे, अब अपने फंड्स के साथ उसको रिजल्ट देखिए, क्योंकि 5 तरीके की मार्केट होती है, बुलिश, बेरिश, साइडवेज, एग्रेसिव बुलिश और एग्रेसिव बेरिश। बहुत मतलब मैंने जैसे कहा था ना, 5 मिनट में ही सर्किट लग गया था। तो आपका वो जो सिस्टम होना चाहिए वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि इस टाइप की सिचुएशन भी हैंडल हो जाए। नहीं तो पता चला आपने एक बड़ा पैसा तो बना लिया, मगर एक दिन ब्लैक डे आ गया और उसी दिन ही वो सारा पैसा चला गया। तो आप उस लेवल तक की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो 3 चीजें हैं, सबसे पहले बैक टेस्टिंग, उसके बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन, और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको इन्वेस्ट करके अपने फंड को बढ़ाना चाहिए। ये तो ट्रेडर्स के लिए है। अब हम इन्वेस्टर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्त, सबसे पहले उनके लिए नॉन नेगोशिएबल चीज है नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट। नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट पता ही नहीं है, कंपनी पता ही नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली मेरी कोई बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा यार मुझे फलानी कंपनी में एक बड़ा लॉस हो गया। वैसे तो उन्होंने नाम भी बताया था IEX में। तो मैंने वैसे ही उनको इंटेंशनली एक क्वेश्चन पूछा, IEX करती क्या है, प्रोडक्ट क्या है इसका? उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता था। अब आप एक बात बताइए, अगर आप HNI लेवल का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको कंपनी और प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में ही नहीं पता, तो दोस्त आप रिस्क नहीं ले रहे, सट्टा नहीं खेल रहे। सट्टा ही खेल रहे हो। फिर कहते हो ये स्टॉक मार्केट एक सट्टा है। अरे भैया, सट्टा होती तो गवर्नमेंट ही बंद कर चुकी होती, और हमारी नहीं, बड़ी से बड़ी डेवलप्ड कंट्री में सट्टा क्यों चलता? आज लॉटरी बाजार बंद हो गया ना। बिल्कुल बंद हो गया, तो ये भी बंद हो जाता लोगों को। इसलिए मैं सबसे पहले इन्वेस्टर्स के लिए, स्पेशली HNIs के लिए, नॉन नेगोशिएबल चीज़ है कि आप पहले उसकी पूरी डीप डाइव करके नॉलेज लें। और एक बात और बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर है। तो नॉलेज लें। जब आप पूरा नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अब नॉलेज बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन करें। अब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, बट नॉलेज बेस्ड हो, आपको हर चीज उसकी पता हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस जरूर करें। तो ये 3 चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं, इससे आप एक बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। मैं इंश्योरेंस वर्ड आपसे सर बहुत बार सुना मैंने कि इंश्योरेंस हमें कराना चाहिए। जो आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो है, जो आपके पास एसेट है शेयर मार्केट में, उनका आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। बट ये एक्चुअल काम कैसे करता है और होता क्या है, पूरा प्रोसेस क्या होता है इसका? ओके सगर, देखो मैं एक बात ये बता देता हूँ कि HNIs के लिए तो नॉन नेगोशिएबल चीज़ है, इंश्योरेंस करना ही है। कारण ये है, वो धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं। अब मेरे को ये कहना है उनको कि दोस्त, आप यहाँ तक आ चुके हो ना, पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। राइट।
अब 2008 जैसी 2020 जैसी अगर मेजर करेक्शन आ गई, ठीक है नोशनल लॉस था, मगर एक बार तो लॉस था। क्या आपको पता है जो 2008 का पीक बना है वो 6300 का बना था निफ्टी के अंदर, वो गिर के 2200 रह गया था 2008 में। क्या आप बता सकते हैं वो पलट के कितने साल बाद आया था उसी लेवल पे 6300 पे? 6 साल बाद, करीब करीब 6 साल बाद। अब आप एक बात देखिए, आपने 6300 भी देख लिया, 2200 भी देख लिया, और उसके बाद 6 साल वेट करते रहे, 0% रिटर्न। 0% रिटर्न। ये एचएनआई स्टाइल नहीं हो सकता। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं, आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस हर महीने करिए। और इसमें एक डीप डाइव करता हूं, जिस दिन अगर आपका पोर्टफोलियो या निफ्टी न्यू पीक बनाता है, बड़ा पीक बनाता है, नए लेवल्स पे जाता है, उस दिन तो जरूर करना है। क्या फायदा होगा, आपने अपने पोर्टफोलियो की हाईएस्ट वैल्यू प्रोटेक्ट कर ली। अब यहां से 3 केसेस हो सकते हैं, यहां से आप निफ्टी और ऊपर जाए, आपका पोर्टफोलियो और ऊपर जाए, तो कितनी कॉस्ट लगी इंश्योरेंस की, विच इज एक्सेप्टेबल। दूसरा केस वहीं का वहीं रह जाए तो भी कॉस्ट लग गई। तीसरा केस बाजार पलट गया, 2020 में 45% गिरावट थी, राइट। इसका मतलब है 10 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका 5.5 करोड़ का रह जाएगा। 5.5 करोड़ के पोर्टफोलियो में अप्रोक्सीमेटली आपको 3.5 करोड़ 5.5 करोड़ का पोर्टफोलियो रह जाएगा, 4.5 करोड़ का लॉस है, 3.5 करोड़ रुपए आपको इंश्योरेंस से मिल जाएंगे। आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए उस गिरी हुई मार्केट में, अच्छे शेयर पिक करिए। फायदा क्या होगा, उस गिरी हुई मार्केट में 5.5 का पोर्टफोलियो रह गया, 3.5 करोड़ रुपए और लगा दिए। उस गिरी हुई मार्केट में 9 करोड़ का पोर्टफोलियो था, और आपको खुद भी पता है निफ्टी वहां से 4 गुना हो चुकी है 4 साल में, और आज 5-5 साल है। स्टॉक्स देखोगे तो पता नहीं 10-10 गुना तक हो गए हैं। चलो 4 ही गुना ले लेते हैं, तो भी 9 करोड़ का पोर्टफोलियो 36 करोड़ का हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से एचएनआई हमेशा अपने आप को बचा के रखता है। मैंने क्या कहा था, वो हर कंडीशन के लिए तैयार है। उसको क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना है, वो यहां तमाशा देखने नहीं आया। 6300 का इंडेक्स देख लिया, 2200 देख लिया, वहां पे मजे में थे, सब कुछ नहीं जी, और मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट ऊपर जाएगा, 2200 पे उठा के सब बेच दिया, वहीं से मार्केट पलट गया। तो ये एचएनआई स्टाइल नहीं है। लोग कहते तो हैं कि भाई यहां पे पैसे लगा दो, भाई ये बॉटम पे। मेरे को बहुत से लोग मिलते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बॉस ये तो मैंने भी पकड़ लिया था 2008-2020। मैंने कहा भाई साहब पैसे कितने लगाए थे? अब एक बंदा 2 लाख रुपए लगा रहा है, एक बंदा वहां पे 3.5 करोड़ रुपए लगा रहा है, तो वेल्थ तो फिर अल्ट्रा एचएनआई स्टेटस अचीव करेगा ही करेगा ना। और एक बात मैं और बता देता हूं, जब अल्ट्रा एचएनआई स्टेटस आ जाता है तो हम लोग ये भी कहते हैं कि बॉस आप ना अब असेट क्लास भी डाइवर्सिफाई करो, इक्विटी के साथ साथ गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करो। अब गोल्ड आप देख रहे हो आज की डेट में बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन है, राइट। बिल्कुल नया पीक बना रहे। आज तो सिर्फ 6 महीने में डबल हुआ है। मैं आपको एक्चुअल बताता हूं, आप investing.com पे जाइएगा, गोल्ड लिखिएगा, वहां पे आपको ना गोल्ड फ्यूचर दिखेगा, कमोडिटी आइस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज, ये यूएस का एक्सचेंज है। वहां पे उसकी पूरी हिस्ट्री लोड करिएगा मंथली चार्ट पे, तो आपको दिखेगा। ये तो आप अभी डबल पे ही लोग इतना खुश हो रहे हैं, ये 9 टाइम्स हो गया था, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स कुछ ही महीनों में। $100 का गोल्ड $875 हो गया था कुछ ही महीनों में। अब आप देखिए 875 भी देख लिया, और उसके बाद वो गिर के आ गया था $250, और 30 साल बाद वो घूम के प्राइस आया था $875। 30 साल बाद। आपको लगता है ये एचएनआई स्टाइल है? नहीं। तो वो क्या करेगा एचएनआई? इंश्योरेंस करता रहेगा। जैसे ही वो मेजर पीक बनेगा फिर करेक्शन आएगा, करेक्शन भी बड़ा आता है, करेक्शन उसको बचा लेगा। अब $875 का अगर $250 है, जो भी करेक्शन आई है उसका 90% आपको वापस मिल जाएगा। आप फिर डिप्लॉय कर दो, अगर आपका अच्छा इंटेलिजेंस है। आज की डेट में $4000 है, आप अल्ट्रा एचएनआई का भी नेक्स्ट लेवल अचीव कर चुके हैं। आपको स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूं ये बात ना मतलब एक स्ट्रेटेजीज के साथ बोल रहा हूं। मुझे पता है ये पॉडकास्ट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज भी देखेंगी, सेबी के भी लोग देख सकते हैं, और एनएससी के भी लोग देख सकते हैं, तो मेरे पे क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं ये सोच समझ के ही बोल रहा हूं, है ना। तो इस चीज का ना लोगों को यूज करना चाहिए और अपनी वेल्थ को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि एचएनआईज ने इतनी बड़ी वेल्थ जो बना ली है, जिसे बोलते हैं ना लेगेसी, विरासत। दोस्त यहां से अगर मामला पलट गया तो किसको सॉरी बोलोगे? भाई मेरा बच्चा गलती कर दे, मुझे सॉरी बोल देगा, ठीक है,
मैं किसको सॉरी बोलूं? या HNI जो घर का हेड है, अगर उससे इतना बड़ा नुकसान हो जाए, किसको सॉरी बोलेगा जाके? तो जिम्मेदारी से काम करो और सीरियसली इस डिस्कशन को लो और मेरे हिसाब से अपनी जर्नी स्टार्ट करो। ओके। और सर ये प्रोसेस क्या होता है इंश्योरेंस लेने का? देखिए, ये एक्सचेंज के थ्रू ही हो सकता है। पहली बात तो मैं ये भी बता दूं, कोई हवा में से ऐसा कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है भी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है। तो ये एक्सचेंज से ही होगा। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होती है और उसके हिसाब से आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा और आप अपने वेल्थ को इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसका एक्सपेंस कितना आता है अगर मैं साल का करीब 2% साल का कैपिटल का? आप जैसे मान के चलिए 1 जनवरी को आप पूरे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते हैं, तो आज आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो इसका साल का खर्चा करीब 2% है। और अगर आपका साल का 18% अचीव होता है, 2% हटा भी दो, विद प्रोटेक्शन 16% तो बच ही गया ना आपका। राइट। तो ये वाली बात, क्योंकि यहाँ पे ना सागर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो इसको ना लॉस मान लेते हैं। दोस्त, ये लॉस नहीं है, ये कॉस्ट है। ये कॉस्ट है आपकी। हाँ, एक आपको पोर्टफोलियो को बचाने की। और आपको ना कुछ चीजें जान के हैरानी होगी, लोग ना अपनी डेप्रिशिएटिंग असेट का इंश्योरेंस करते हैं। कार, पेट्रोल कार 15 साल में खत्म हो जाएगी, राइट। डीजल कार 10 साल में खत्म हो जाएगी, उसका इंश्योरेंस करके रखते हैं। आपके पास एप्रिशिएटिंग असेट है, आपका इक्विटी पोर्टफोलियो जो आपको साल दर साल पैसे बना के ही देगा, लोग उसका इंश्योरेंस ही नहीं करते। फिर कहते हैं जी ये तो सट्टा मार्केट है, ये जुआ घर है, ये फलाना, ये ढिमका है। तो ये इन चीजों से बचो और स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ो, तो ही आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ना इश्क में खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के हम। टाइम भी लग जाएगा, पैसे भी लग जाएंगे, और फिर मतलब ये है कि किसी भी जो कोई भी HNI है या फिर रिटेलर भी है, तो वो अपना पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करे। हाँ। और एक प्लानिंग करे इन्वेस्टमेंट की कि मुझे किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके उसको प्रोटेक्ट करना है। करेक्ट। नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट, नॉलेज बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन और लास्ट इंश्योरेंस, जो आपने 3 चीजें पूछी थी ना भाई, नॉन नेगोशिएबल है ये। इसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज, मतलब इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। होना भी नहीं चाहिए किसी को, और सोचे भी ना। तो इसको बहुत डीप डाइव करके खुद सोचे वो ये कैसे होगा। अच्छा, हमने स्टॉक की तो बात कर ली, इंडियन मार्केट की बात कर ली। HNI क्रिप्टो को किस लेंस से देख रहे हैं अभी? फियर, अपॉर्चुनिटी या फिर क्यूरियोसिटी? क्रिप्टो की अगर मैं बात बताऊं तो HNIs को तो हम एडवाइस नहीं करते, हाँ अल्ट्रा HNIs को जरूर एडवाइस करते हैं। पहले मैं उसके रीजन बताता हूं, फिर आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। देखो, इंडिया के अंदर ना पहली बात तो क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है। जब गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं कर रखा, तो दोस्त इसका मतलब है फिर तो आपको चीजें समझनी पड़ेंगी ना। जिसका अंडरलाइंग ही नहीं है उसका ट्रेड कैसे करोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर बड़ी इनकम हो जाती है तो आपको 30% का टैक्स लगेगा। तीसरी बात, अब कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाती है तो आप किसको जाके रिपोर्ट करोगे, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटर भी नहीं है भाई। इक्विटी का तो रेगुलेटर है, कमोडिटीज का भी रेगुलेटर है, इसकी किसको रिपोर्ट करोगे जाके। चौथी बात, बिटकॉइन का क्या कोई बैलेंस शीट होता है, मैनेजमेंट होता है जिसको जाके आप पढ़ के भैया कुछ इन्वेस्टमेंट कर लोगे? भाई इक्विटी में बैलेंस शीट है, मैनेजमेंट है, सब कुछ होता है, आप उसको रिव्यू करते हैं। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स भी आती है, कौन सा स्कूटर कितना बिका, कौन सी बाइक बिकी, हर कंपनी के प्रोडक्ट का सेल्स का नंबर आता है। आप जरा थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि भाई कोई नंबर नहीं है मेरे पास, कोई बैलेंस शीट नहीं है, मैं किससे बात करूं। मगर अब आपका सवाल है भाई अल्ट्रा HNI को तो आप बता रहे हो। देखो, पहली बात, वो अल्ट्रा HNI बन चुका है। दूसरी बात, अब वो अल्ट्रा HNI जब बन जाता है तो उसके पास ना एक स्पेस होता है असेट क्लास को डाइवर्सिफाई करने का। अब उसने डाइवर्सिफाई कर दिया। यहां पर उसको काम करने से पहले ना हम 3-4 चीजों को पहले बहुत डीप नॉलेज देते हैं। पहला, इसके अंदर ना आपको बेसिक इकोनॉमिक्स वर्ल्ड की पता होनी चाहिए, ग्लोब की, क्योंकि ये ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, ये ग्लोबली ही चलता है, राइट, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। आपको वो नॉलेज बेसिक तो हो कम से कम। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल करा हुआ है, इंटरनेशनल इकोनॉमी समझते हैं, तो शायद आप इस चीज को बहुत जल्दी पकड़ पाओगे। नहीं तो बॉस फिर कैसे आप आंख बंद करके कैसे भी पैसे लगा सकते, बस प्राइस बढ़ रहा है तो मैं पैसे लगा दूंगा। ये HNI स्टाइल नहीं होता दोस्त। इसीलिए तो मैं देखता हूं जो टियर 2 सिटीज में लोग हैं वो ज्यादा धनवान है, ज्यादा रिच हैं। क्यों? वो अननेसेसरी के पंगे नहीं लेते, अपने जिस चीज की उनको नॉलेज है वो उसी में पैसे लगाते। टियर 2 सिटीज की अगर मैं बात करूं या टियर 3 सिटीज में बहुत रिच क्लास है, बहुत रिच क्लास है। इसीलिए वो रिच है क्योंकि वो अननेसेसरी के पंगों में हाथ नहीं डालते। जिसकी नॉलेज नहीं है भाई उसमें हाथ नहीं डालना, क्लियर है।
मगर आजकल की जो जनरेशन है क्विक मनी के चक्कर में कर क्या रही है, बस गोल्ड भाग रहा है गोल्ड खरीद लो, बिटकॉइन भाग रहा है बिटकॉइन खरीद लो, सिल्वर भाग रहा है सिल्वर खरीद लो। अरे भाई उसकी इकोनॉमिक्स तो समझ लो बेसिक। फिर उसके बाद आपको उसकी चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा, उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो जब उसका इंश्योरेंस भी कर लोगे तो आप बच जाओगे। आपने जैसे सुना भी होगा, अभी रिसेंटली एक मेजर करेक्शन आई थी बिटकॉइन में, और यूक्रेन के एक बंदे ने कर लिया था। उसको कितने हजारों डॉलर का मार्क टू मार्केट आ गया, लॉस हो गया। तो बॉस उसको तो भरना पड़ेगा। अब उसे पता ही नहीं इंश्योरेंस, बस वो बिटकॉइन ऊपर भाग गया तो चलो पैसे लगा दो। ये थीम होती है कि इन्वेस्टमेंट की। तो फिर ये आप रिटेलर वाली बात कर रहे हो, फिर तो जुआ घर कहना इसको बिल्कुल ठीक है ना। फिर तो आपके नजरिए से इसको जुआ घर कहना बहुत अच्छा है। क्या आपको लगता है कि सर फ्यूचर में क्रिप्टो और इक्विटी मार्केट एक साथ ग्रो कर पाएंगे? जब तक ना क्रिप्टो को ग्लोबली गवर्नमेंट्स, हर मतलब ज्यादातर कंट्री की गवर्नमेंट अगर एक्सेप्ट कर लेती है, लीगल टेंडर कर देती हैं, तो यस। अदरवाइज जब तक लीगल टेंडर नहीं होता, हर जगह ये एक्सेप्ट नहीं होता, तो दोस्त इस पे रिस्क बना ही रहेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, इसको कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं करता, ना इसको रेगुलेट करता, इसको एक सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है। नो डाउट पावरफुल है, मगर जब तक कोई मॉनिटरिंग सिस्टम, कोई ग्लोबल, मैं कहता हूं ग्लोबल रेगुलेटर बना दो इसका। ठीक है, इंडिया का मत बनाओ, यूएस का मत बनाओ, एक वर्ल्ड बैंक है, इसी तरीके का एक ग्लोबल रेगुलेटर बना दो जिसमें हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव हो, एक कलेक्टिव डिसीजन इन्वेस्टर और ट्रेडर की प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक पूरा एल्गोरिथम बनाए। तो मुझे लगता है फिर ये बड़ा टर्न अराउंड होगा और बड़ी जबरदस्त रिटर्न देगा। अभी तो कुछ भी नहीं देखा आपने। आपके नज़रिए में सर 2025 से 2030 के बीच में सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में है? देखो, मेरी यहाँ पे ना एक ओपिनियन थोड़ी सी अलग है। जैसे यहाँ पे तो काफ़ी लोग आते हैं आपके पॉडकास्ट पे। मैं दोस्त किसी भी तरीके की ऐसी कोई एडवाइस नहीं देता किसी को। कारण पता है क्या है? मेरा काम है लोगों को ना वो वाला ब्रेन डेवलप करके देना, वो माइंडसेट डेवलप करके देना जिसके बेस पे ना कोई भी उस टाइप का सेक्टर आइडेंटिफाई कर ले। देखो, मैं एक ना किंग मेकर हूं, मैं किंग नहीं हूं। तो मैं युद्ध लड़ूंगा तो मैं फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो मेरा काम जो है वो ये है कि वो वाला माइंडसेट देना, वो रीजन देना, वो फैक्टर्स बताना जिस वजह से एक स्टूडेंट मेरा खुद ही ये बात जान पाए आने वाले साल में ये वाला सेक्टर चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। 2014 में ना मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था और बहुत यंग था, जब उसकी एज करीब 16-17 साल रही होगी। उस एज में देखो, तो पढ़ाते पढ़ाते उसका और मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग था। किसको लेके? एविएशन को। एविएशन मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो उसने मेरे को पूछा, सर आपने एविएशन में पैसे लगा रखे हैं? मैंने कहा नहीं। कह रहा क्यों? तो मैंने कहा भाई इसके अंदर ना एक फ्यूल का कंपोनेंट होता है, क्रूड ऑयल का, और वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और फ्यूल की भी कोई बैलेंस शीट नहीं है। ओपेक मिलकर रेट डिसाइड कर देते हैं, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ना, वो की प्रेस रिलीज करते भाई क्या बस 2-3 लाइनें दे दी। तो मैंने उसको ये बोला ये मेरे रीजंस, और फ्यूल ना कई बार गड़बड़ कर देता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आई डोंट वांट टू मतलब इन्वेस्ट इन एविएशन, या इसलिए मुझे अपील नहीं करता। तो मैंने अपने रीजन अपने उसके सिचुएशन के हिसाब से दिए। उसने इन्वेस्ट करा तो मैंने फिर उससे पूछा अब आपने क्यों करा है? उसने अपना जस्टिफिकेशन दिया। देखो उसका नजरिया मैं बता रहा हूं 2014 का, 2014-15 की बात है, तब उसका नजरिया था। और उसने बोला कि सर जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लोग आने वाले टाइम में ना फ्लाइट्स में बहुत ट्रैवल करेंगे, और वो ना पहले ही बहुत कंट्रियां घूम चुका था। ओके। हाँ, तो फिर धीरे धीरे मैंने देखा गवर्नमेंट ने उड़ान स्कीम लॉन्च कर दी। कहने का मतलब है मोदी जी की लाइन भी है ना, हर हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से ट्रैवल करेगा। अब क्या हुआ, मुझे फिर उसकी बात याद आई। फिर गवर्नमेंट ने इसके आगे Tier 2 सिटीज में भी एयरपोर्ट्स खोले, छोटी छोटी एरो स्ट्रिप्स बनाई, और अब देखिए ऑलमोस्ट हर जगह बना रहे हैं। और इवन दिल्ली के आसपास ही आप देखोगे, दिल्ली में 2-3 टर्मिनल हो चुके हैं, जेवर एयरपोर्ट खुल रहा है। दिल्ली से बिल्कुल बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूरी हिंडन एयरपोर्ट भी बन गया है। तो ये 3 तो एयरपोर्ट कितना नजदीक बन गया, और ये रीसेंट डेवलपमेंट है। राइट। तो आप इन चीजों को जब उसने इन चीजों को बहुत अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर लिया था, और रीसेंट डेवलपमेंट भी आपने देखा होगा, फिर एयर इंडिया टाटा के पास आ गया। उसके बाद टाटा ने बड़ी फ्लीट का ऑर्डर दिया, इमीडिएटली इंडिगो ने भी ऑर्डर दे दिया। तो हमारे यहाँ पे डिमांड है,
जॉब्स भी बढ़ रही हैं। तो इन चीज़ों को उसने काफ़ी पहले आइडेंटिफाई कर लिया था और मुझे इस बात का पूरा प्राउड है कि उसने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, मैंने कहा था ना मैं वो फैक्टर्स पढ़ाता हूँ जिससे बेसिस पे एक स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसमें काफ़ी डीप डाइव करते हैं जिससे उसका ब्रेन इस लेवल का बन जाए कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। आपको क्या लगता है सर, इंडिया नेक्स्ट डिकेड में इन्वेस्टर नेशन बन सकता है जैसे यूएस बना था 90s में? आई थिंक मेरे को लगता है बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका है। बन चुका है। यस आज की डेट में आप हमारे जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं अगर आप उनको नोटिस करोगे क्या ज़बरदस्त रिटर्न दिए। 2020 के बाद तो आप देखिए अमेजिंग एक करेक्शन ही तो आया था 45% का और आप देखिए कहाँ स्टॉक मार्केट पहुंच गई। तो मेरे हिसाब से बन चुका है। जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है ये और इमर्जिंग सेक्टर्स बाहर आएंगे और लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। सर जैसे सेबी ने अभी कुछ रूल्स निकाले मतलब 1 साल से कि जो लोग जिनके पास 50,000 1 लाख का कैपिटल था उनके लिए जो बॉर्डर लाइन है वो ज़्यादा बड़ी कर दी है ताकि वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करना थोड़ा कम करें। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक दोस्त ये ठीक करा है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग ना क्विक मनी के पीछे भाग रहे हैं। देखो तरीका जैसे मैंने बताया था, पहले चीज़ों को समझो, उसका बैक टेस्ट करो, फिर अगर चीज़ें समझ में आए तो उसको ऑप्टिमाइज करके स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करो। वो पता नहीं 2-4 वीडियोस देख के अपने आप को ये समझते हैं कि भाई साहब आई हैव फुल नॉलेज, अब वो उसके बाद ट्रेडिंग में उतर जाते हैं। अब ऑप्शंस में देखिए दिखाया तो ये जाता है कि भाई 500 रुपये लगाओ और सीधा 5 लाख कमाओ। वीडियोस में तो आजकल इसलिए वो वीडियो चल भी जाते हैं, मगर वो ये वाली बात नहीं बताते कि बॉस 5 लाख लगा के ये जीरो भी हो सकता है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे भाई ये मान लो किसी ट्रेड में आपके थोड़ी बहुत पैसे बन भी गए तो फिर ह्यूमन इमोशन आ गया ना बीच में, आप अपनी कैपिटल बढ़ा दोगे। अगर पैसा आ भी सकता है ना तो जा भी सकता है। क्या आपने उसका रिस्क मैनेजमेंट बनाया हुआ है? क्या आपने इस बारे में सोचा हुआ है कि अगर आज आपका इतना पैसा बन गया तो ये पैसा जा भी सकता है? ये तो चीज़ें शायद मुझे लगता है कि उतना डीप डाइव लोग करते नहीं है, और नहीं करते तो फिर फंस के रह जाते हैं। अगर कोई 1 लाख रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए ताकि वो एक एचएनआई की जो रेंज होती है, जो एचएनआई का एक टैग होता है, उस तक जा पाए? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ उसके लिए ना बहुत ज़्यादा टफ है ये। 1 लाख रुपए से आप 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, बट फिर भी मैं एक रास्ता बता देता हूँ। 2 अप्रोचेस उसको इमीडिएट बेसिस पे अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। पहला, उसको ना काफ़ी लंबे समय तक नैरो लेन में चलना पड़ेगा। अब ये नैरो लेन का क्या मतलब है? उसको वो हर खर्चा अपना काटना पड़ेगा जो डेप्रिशिएटिंग असेट पे वो लगा रहा है। अब वो चाहे कार खरीदनी हो या बहुत महंगा मोबाइल खरीदना हो, इन सब चीज़ों की कॉस्ट कटिंग उसको करनी पड़ेगी क्योंकि ये सब डेप्रिशिएटिंग असेट है। आप इसको कम से कम खर्चे में करो तो आप एक ना एलिजिबल हो वहां तक पहुंचने के लिए। दूसरी बात, अब आपको ना पहले तो एक ये पैसा लगाइए और फिर हर महीने आपको अपनी इनकम का, चाहे वो सैलरी से आए या आपके बिजनेस वेंचर से आए, उसका एक पोर्शन हर महीने जरूर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो बड़ा लगाना पड़ेगा, मैरिड हैं कम लगाइए, मगर जितना डिसाइड करें वो हर महीने लगाइए। और मुझे लगता है कि जब आप इस रास्ते पे काफ़ी लंबे समय चलेंगे तो आप अपना जो आपने टारगेट सेट करा है एचएनआई वाला, तो आप उस रास्ते पे आ जाएंगे और उस मतलब वो अचीव होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि दोस्त एक बात मैं बता देता हूँ, आज जो एचएनआईज हैं, अल्ट्रा एचएनआईज हैं या बड़े रिच क्लास हैं, वो ऐसे रिच नहीं हो गए कि भाई किसी ने पैसे दे दिए और बन गए रिच या कोई झटका लग गया बड़ा सा। नहीं, उनकी भी फैमिली ने कभी ना कभी किसी ने जरूर बहुत मेहनत करी होगी। अब वो चाहे उनके दादा ने करी हो या उनके फादर ने करी हो या उन्होंने खुद ने करी हो, इस नैरो लेन में हर कोई चला था, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए थे। मौके आएंगे लाइफ में, उनको आपको एनकैश करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। बट लूज बॉल आएगी, आपके फेवर में भी कंडीशंस बनेंगी, मगर हर कंडीशन को अपने फेवर में करने की कोशिश मत करना, तो आप रिटेलर हो फिर। और रिटेलर माइंडसेट कभी भी इतनी बड़ी वेल्थ नहीं बना पाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जो टॉपिक भी ज़्यादातर बताया भी जाता है और लोग उस पर काम भी करते हैं, म्यूचुअल फंड। क्या म्यूचुअल फंड से भी कोई एचएनआई बन सकता है? देखो मैं ना एचएनआईज को एडवाइज नहीं करता कि उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और रिटेलर्स को तो मैं कंडीशन बता देता हूँ।
एक कंडीशन है जिसमें उनको रिव्यू करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। क्या वो कंडीशन है वो मैं बता देता हूं। देखिए, अगर आपने टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, टारगेट ओरिएंटेड का मतलब है आज से 10 साल बाद अपने बेटी की शादी करनी है, बेटे का एजुकेशन, घर खरीदना है, कार खरीदनी है। अगर आपने इस टाइप के टारगेट डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट करा म्यूचुअल फंड में, तो बॉस बहुत बड़ा रिस्क है। उसका रीजन मैं बताता हूं। मान के चलिए आपने 10 साल इन्वेस्ट करते करते एक बड़ा कॉर्पस भी बना लिया, और इस साल आपकी बेटी की शादी है। अब भगवान ना करे, जिस साल शादी है उसी साल मार्केट में भयंकर करेक्शन आ गया, 65% लाइक 2008, 45% लाइक 2020। तो म्यूचुअल फंड वाले तो आपको डिस्क्लेमर पकड़ा देंगे, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ। अब आप उनको तो कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल। शादी टालोगे क्या? नहीं। फंस गए। बेटे को एजुकेशन के लिए आपको बाहर भेजना है, एजुकेशन के लिए या बड़ा पैसा चाहिए। अब वो करेक्शन इतनी जबरदस्त आ गई, उसी साल आ तो सकती है, गॉड नोस कब आएगी, कितनी डीप आएगी। बिल्कुल। तो दोस्त आप पूरी तरीके से फंस जाओगे। और तीसरा रिस्क, म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस नहीं कर सकता, मगर एचएनआई अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर सकता है। तो इसीलिए ये बड़े डिफरेंसेस हैं। इसीलिए आपको पता है क्यों कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में पैसा बनाएगा? क्योंकि करेक्शन में तो वो बस पैसे डालते रहते हैं, और क्योंकि पब्लिक का पैसा आ रहा है, एवरेज होता रहता है। और इसलिए बोला भाई ठीक है अभी नहीं आया तो 5 साल बाद आ जाएगा, 10 साल बाद आ जाएगा, 20 साल बाद आ जाएगा, और वो पूरा चार्ट दिखा देते हैं, है ना। तो दोस्त, मगर आप एक बात बताओ ना, इसका सोल्यूशन है आपके पास कि अगर जिस साल बेटी की शादी है और उसी साल अगर मार्केट में करेक्शन आ गया तो म्यूचुअल फंड में भी आएगा, राइट। तो आप किसको बोलोगे? क्योंकि उन्होंने तो साइन करा रखे हैं आपसे, इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। राइट। फंस गए। तो अगर आपका टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टारगेट नहीं सेट करा हुआ, तो ठीक है, म्यूचुअल फंड एक ऑप्शन है, नो डाउट। विद टाइम तो वेल्थ बनी जाएगी, क्योंकि भाई हाँ, मगर आप एक एग्रेसिव टारगेट्स हैं आपके, आप जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो दोस्त फिर आपको अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना पड़ेगा सीखने के बाद, और साथ ही साथ उसका इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। वो जो 3 नॉन नेगोशिएबल चीज़ें पूछी थी वो आपको इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी। यस, फिर आप, मेरे को लगता है, इजीली अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ बात करके मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। और आई होप हमारी जो ऑडियंस इसको देख रही है पॉडकास्ट को, उनको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सीखने को मिली होंगी, जिसके थ्रू वो अपनी वेल्थ जो है उनकी, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसको वेल्थ में कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। एंड सर के चैनल का हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके उसको भी चेकआउट कीजिए, और सर की वीडियोस भी देखिए जाके, कि उसमें सर कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना सिखाएंगे, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाना सिखाएंगे, आप एक रिटेलर से एचएनआई कैसे बन सकते हैं वो भी चीज़ें बताएंगे उसमें। और इन फ्यूचर तो सर ही बता पाएंगे उस चैनल पे क्या क्या आने वाला है। और अगर आपका इस पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में कीजिए, सर पर्सनली रिप्लाई करेंगे। और सर के साथ हमने एक स्ट्रैटेजी भी शूट की है जो हमने पहले डाल दी है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, उसको भी जाके चैनल पे जाके चेकआउट कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ सर के चैनल पे भी जाइए और वहाँ पे भी सर को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।